नमस्कार, आप देख रहे हैं द चेंज मेकर्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज की यह कड़ी भी बेहद खास है। आपने झीलों का शहर तो जरूर सुना होगा, पर आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं झीलों के शहर नहीं बल्कि तालाबों के गांव में। साथ ही आज आप मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसके जुनून ने उसे दिलाया ईश्वर का दर्जा। और आखिर में हम जिक्र करेंगे उस किसान का जिसने प्रधानमंत्री तक को प्रेरित कर दिया। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, पर एक गांव ऐसा भी था जहां जीवन तो था पर जल नाम मात्र था। लेकिन एक इंसान के दृढ़ निश्चय ने जल विहीन गांव को जल से भरपूर कर दिया। कैसे, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के देवास के टोंक खुर्द के सैकड़ों गांवों की पहचान है यहाँ की तालाब संस्कृति। इस इलाके में हजारों की संख्या में तालाब हैं। यहाँ के गांव एक बार फिर चर्चा में आए जब इस जिले के गोरवा गांव की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की एक एक बूंद बचाने की चर्चा मन की बात में की और उदाहरण दिया गोरवा गांव का। मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में देवास जिले में गोरवा गांव पंचायत ने प्रयत्न करके फार्म पॉन्ड बनाने का अभियान चलाया। करीब 27 फार्म पॉन्ड और उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई। 20% वृद्धि हुई। पानी तो बचा ही बचा, और जब पानी का वाटर टेबल ऊपर आता है तो पानी की क्वालिटी में भी बहुत सुधार होता है। चर्चा में आए इस गांव में कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस गांव वालों ने जल के महत्व को समझा और इतिहास रच दिया। गोरवा गांव की तकदीर यूं ही नहीं बदल गई, इसके पीछे एक कहानी है। यहां इस तालाब संस्कृति की शुरुआत करने वाले उमाकांत उमराव को कम ही लोग जानते हैं। उमाकांत उमराव ने मध्य प्रदेश के देवास में जिलाधीश के पद पर लगभग 1.5 साल की छोटी सी अवधि में यहां की पारंपरिक तालाब संस्कृति को अपने बूते जिंदा कर दिखाया। देवास देश का पहला जिला है जहां से लगभग 2 दशक पहले ट्रेन से पानी लाया गया था। मैं 2006 में वहां कलेक्टर के रूप में पदस्थ हुआ था और उसके पूर्व लगभग 3 वर्षों तक अल्प वर्षा वहाँ हुई थी। मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है कि जब भी वहाँ लोग मिलने आते थे पदस्थापना के बाद में, विषय कुछ भी हो, लेकिन बातचीत ख़त्म होते होते अंततः विषय पानी पे ही टिकती थी। और सभी की ये चिंता रहती थी कि यदि यहाँ पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो संभवतः देवास भी रेगिस्तान बनने की कगार पर है और यहाँ पर भी विदर्भ जैसी स्थिति खड़ी होगी। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देवास की जो मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत अच्छी है और लगभग 4 लाख हेक्टेयर या इससे ज़्यादा वहाँ कृषि योग्य भूमि है। लेकिन उस समय पानी की ऐसी समस्या थी कि किसी भी वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रबी की खेती नहीं होती थी। जो लोग कृषि समझते हैं वो जानते होंगे कि कृषि जो रबी की फसल है वो सामान्यतः किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी फसल होती है। 2006 में इससे भी खराब स्थिति थी और मुश्किल से 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर में ही रबी की खेती की गई थी। वहाँ जो पानी का स्तर था, जो कि पानी की समस्या का हल सामान्यतः लोग ट्यूबवेल खुद के ही निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पानी का लेवल बहुतायत गांव में 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट और 800 फीट तक पहुँच चुका था। और ये वो पृष्ठभूमि थी जिसने
जाहिर है कि मेरे जेहन को भी झकझोरा और मेरी प्राथमिकताओं को भी तय किया कि यदि इस ज़िले में कुछ करना है जो हर किसी को शायद प्रभावित कर रहा है, तो पानी की समस्या का हल निकालना होगा। कलेक्टर उमाकांत उमराव जब देवास जिले में पदस्थ हुए तो उन्होंने पाया कि गांव में पानी की भीषण समस्या है। गांव में पानी की किल्लत इतनी थी कि लोगों को मवेशियों को भी पिलाने के लिए पानी नहीं मिल पाता था। देवास पहुंचे तो उन्हें यह समझ में आया कि अगर पानी ना हो और पर्याप्त अनाज पैदा ना होगा और स्वास्थ्य लाभ की योजना किसी भी सूरत में कारगर नहीं हो सकती है। देवास में पानी की समस्या को दूर करने के लिए उमराव ने जल बचाओ जीवन बचाओ के बजाय जल बचाओ लाभ कमाओ का नारा गढ़ा। उमाकांत उमराव ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के वास्ते तालाबों के पुनर्विकास की नींव रखी। पानी के संचयन करने के पुराने तरीके और नई तकनीक का सहारा लेकर गोरवा के ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिला दी। पहले पानी की बहुत कमी थी, विशेष तौर पे हमारे क्षेत्रों में। तो हमने सोचा कि कुछ न कुछ इसका स्थायी हल निकाला जाए। तो हमारे दिमाग में आया कि बारिश का पानी संग्रह करके अपन सिंचाई करेंगे, वाटर लेवल बढ़ाएंगे। इस अभियान में हमने शुरुआत की। शुरुआत करने में कुछ कठिनाई भी आई, परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, पर एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति के हिसाब से हमने तालाब का काम किया, तालाब खुदाया। उसके फ़ायदे हमारे उमाकांत जी उमराव जो कलेक्टर थे वर्तमान, उनको बताया। उनने और हमने मिलके इतना बड़ा अभियान चलाया कि किसान बहुत प्रेरित होकर उनने अपने खर्चे से तालाब खुदवाए और उसमें हमारा नाम दिया गया भागीरथ ट्रेनर किसान। उस अभियान में इतना हुआ कि देश विदेश के यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस अभियान की तारीफ करके बोला कि पानी की स्थायी समस्या का हल ये है जो ये देवास जिले के किसानों ने किया। लोग ट्यूबवेल में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको पता है किसान को जो मैं पैसा लगाऊंगा वो मैं 4 साल में 5 साल में निकाल लूँगा। लेकिन हम एक ऐसा मॉडल पेश नहीं कर पाए किसानों के सामने जिसमें उनको ये लग सके कि यदि मैं रेन वाटर को कंजर्व करने में पैसा लगाऊंगा तो मेरा 4 साल 5 साल में निकल आएगा। देवास में एग्जैक्टली हम लोगों ने यही किया। एक ऐसा बहुत ही सरल मॉडल निकाल के लाए और उसकी कंस्ट्रक्शन की इस तरह प्रैक्टिसेस डेवलप करी कि यदि लोग रेन वाटर को, वर्षा जल को संचयन करते हैं अपनी कृषि के लिए, तो वो सामान्यतः 2 साल 2.5 साल में पैसा वापस निकाल सकते हैं। परिणाम स्वरूप आज पूरे ज़िले में जहां पहले 1 लाख हेक्टेयर में ही केवल रबी की खेती होती थी, पिछले 6-7 सालों में लगभग 4 लाख या उससे ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन में खेती हो रही है। 20,000 से ज्यादा खेतीहर तालाब हैं आज देवास में। अकेले धतूरिया और गोरवा गांव में तो 200 से ज्यादा ऐसे तालाब हैं। 10 बड़े किसानों को साथ लेकर शुरू किया गया भगीरथ कृषक अभियान आज दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जल संरक्षण के मिसाल के तौर पर गिना जाने लगा है। वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र ने देवास जिले में जल संरक्षण के लिए तालाब संस्कृति को जिंदा किए जाने और उसे विस्तार दिए जाने को दुनिया में तीसरा श्रेष्ठ उदाहरण मान लिया है। इस स्टोरी को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि जिस गांव को कुदरत ने नकारा उसे इंसान ने संवार दिया। अगली कहानी भी कुछ ऐसे ही प्रेरणा से भरी हुई है, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसके जिद के आगे जंगल ने भी हार मान ली। और जंगल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, आप और हम उसे सुंदरवन के नाम से जानते हैं। घना साया और घुप अंधेरा ही यहाँ की पहचान है, पर कोई है जिसने सुंदरवन के कठिन रास्तों को भी आसान बना दिया। डॉक्टर अरुणोदय मंडल एक ऐसे शख्स जिसका लोग हफ्ते भर बेसब्री से इंतजार करते हैं, एक ऐसे इलाके में जो शहर से बहुत दूर है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, जहां डॉक्टरी सुविधाएं आम जरूरतमंद के लिए दूर की कौड़ी है। लेकिन डॉक्टर मंडल सप्ताह के अंत में सूर्योदय से काफी पहले निकलते हैं दमदम स्टेशन की तरफ,
जहां सुबह 4 बजे की गाड़ी उन्हें गंतव्य से कुछ दूर उतार देगी। और सफर यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये सफर की शुरुआत है। अभी रिक्शे, ऑटो और नदी पार करने के लिए नाव का सफर बाकी है। डॉक्टर अरुणोदय मंडल का 66 वर्षों का सफर उन तमाम लोगों के लिए काफी प्रेरक है जो एक सार्थक जिंदगी जीने के ख्वाब देखते हैं। आम गरीब बच्चों की तरह अरुणोदय का बचपन भी काफी अभावों में बीता, मगर नियति ने अरुणोदय के लिए एक ऊंचा मुकाम तय कर रखा था। अरुणोदय को अपने हिस्से की जंग खुद लड़नी थी और रास्ता बनता चला गया। उस सुदूर पिछड़े इलाके में कभी कभार आने वाले डॉक्टरों की सेवा भावना और समाज में उनकी प्रतिष्ठा ने इनके मन में छुटपन से ही इस पेशे के प्रति एक आकर्षण पैदा कर दिया था। लक्ष्य बड़ा था, संघर्ष उससे चौगुना। मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत से ही एक सोच ने इन्हें लगातार प्रेरित किया कि इन लोगों की सेवा करनी है, उनकी जो हाशिए पर हैं। साल 2000 में पश्चिम बंगाल में भयानक बाढ़ आई थी, जिसने भारी तबाही मचाई। डॉक्टर अरुणोदय ने जब अखबारों और टेलीविजन पर उस मंजर को देखा तो इनसे रहा नहीं गया। ये ढेर सारी दवाइयां और अन्य राहत सामग्रियों के साथ वहां जा पहुंचे। लगभग 1 महीने तक ये इसी इलाके में घूमते रहे और मुफ्त दवा और इलाज के जरिए इन्होंने कई गरीबों की काफी सेवा की। और ये सिलसिला फिर बदस्तूर जारी रहा। आज वो हर जरूरतमंद तक पहुंचते हैं, राह चलते लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं और दवाइयां देते हैं। जो लोग इनकी क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाते, वहां ये स्वयं पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर अरुणोदय किसी से भी इलाज का पैसा नहीं लेते। তাই আমার সংবেদনশীল মন, আমার সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং গ্রামবাসীর কাছে আমার যে কৃতজ্ঞতা, নোনা মাটির টান, জন্মভূমির টান। मेरा संवेदनशील मन, सामाजिक दायित्व और गांव वालों के लिए मेरी कृतज्ञता ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। नमक का हक अदा करने के लिए सुंदरबन में चिकित्सा परिभाषा केंद्र की परिकल्पना की। जैसे सोचा वैसे काम शुरू किया। पीडब्ल्यू के पास अपनी जमा पूंजी से जमीन ली और 2 मंजिला अस्पताल का भवन बनवाया और नाम दिया सुजान, यानी गुड फ्रेंड ऑफ सोसाइटी। एक बार जब काम शुरू किया फिर मुड़कर नहीं देखा। कोविड महामारी के दौरान भी इन भी आगे आते हैं। डॉक्टर अरुणोदय ने फिर गांव में एक अस्पताल भी बनवाया है। ये अस्पताल सालाना हजारों स्थानीय मरीजों को मुफ्त में चिकित्सा सेवाएं मुहैया करा रहा है। आगामी दिने এই সুজনের কর্ম পদ্ধতি এবং কাজের পরিধিটা शनिवार रविवार 200 से 250 लोगों का इलाज कर देता हूँ मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लेता। पिछले 21 साल से ऐसा कर रहा हूँ। मंदार बीच पर गरीब मछुआरों को दवा इलाज सब देता हूँ। यहाँ भी एक मेमोरियल अस्पताल शुरू किया है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 16 बेड का अस्पताल और सांप काटने के इलाज का केंद्र भी शुरू करना है। अब तक ऐसा नहीं कर पाया हूँ। आने वाले दिनों में 2 की जगह 5 दिन काम करने का इरादा है। সপ্তাহে 2 দিন করে কাজটা করছি। এই পরিষেবাটা, আউটডোর পরিষেবাটা যাতে সপ্তাহে 5 দিন করে মানুষকে দেওয়া যায় সেরকম আমরা চেষ্টা করছি। इनकी निस्वार्थ मानव सेवा को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने इन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। डॉक्टर भगवान का एक रूप होता है और डॉक्टर मंडल इस बात पर खरे उतरते हैं। अरुणोदय मंडल जैसे 2-4 और लोग अगर हमारे बीच हो जाएं तो सचमुच इंसानियत को भी बचाया जा सकता है। और अब यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप जानेंगे उस नाम के बारे में जिसके प्रधानमंत्री भी फैन हैं।
अब हम आपको लेकर जा रहे हैं हरियाणा, जहां एक ऐसा किसान है जिसने खेती में अपने अनोखे हुनर से कई लोगों का आज घर संभाल दिया है। लोगों को बता दिया है कि करियर का रास्ता इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा किसानों के खेत से भी होकर जा सकता है। और हाँ, उसमें कोई तो बात होगी, तभी तो प्रधानमंत्री ने उनके नाम से पूरे देश का परिचय कराया। उन्नीस सौ 78 में मैंने खेती शुरू की। उस समय हल बैल से खेती होती थी और 1980 में बासमती धान की खेती शुरू की। उससे मुझे अच्छी आमदनी हुई, पर चलते चलते 1985 में थोड़ा नुकसान हुआ कि बासमती धान में बीमारी आनी शुरू हो गई। इसी में चलते चलते मैंने बहुत से का प्रयोग किए खेती में। तो 1998 में मैंने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। मुझे याद है कि 18 सितंबर 1998 को मैंने पहली बार बोया और 18 नवंबर को उसका शुरुआत हो गई बेबीकॉर्न की। उससे मुझे ज़्यादा आमदनी हुई। तो इससे मैंने देखा कि गेहूं और धान की फसल में जितनी आमदनी होती थी उससे भी ज़्यादा मुझे अकेले बेबीकॉर्न की खेती में आमदनी हुई। और पहले मैंने अकेले ने शुरू की, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने शुरू करी और सन 2000 के आते आते पूरे गाँव ने बेबीकॉर्न की खेती को अपना लिया। 1978 में जब 16 साल के एक युवा ने हल उठाया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सफलता के उस शिखर तक पहुंचेगा जब खुद देश के प्रधानमंत्री उसका जिक्र करेंगे और उसका उदाहरण देंगे। ये कंवल सिंह की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि वो प्रगतिशील किसान से पद्मश्री किसान तक पहुंच गए। तो 15 अगस्त 2003 को मुझे पहला अवार्ड मिला, जो यहाँ के उपायुक्त महोदय ने 15 अगस्त को पुलिस ग्राउंड में मुझे दिया गया था उपायुक्त महोदय की तरफ से, जिसमें 25,000 रुपये का चेक भी था। वो मेरे लिए जीवन में पहला अवार्ड था और उससे मेरा उत्साह बढ़ा। तो मैं आगे चलता रहा, तरक्की करता रहा, बहुत से अवार्ड मुझे मिलते रहे। इस बीच में 16 जुलाई 2011 को मुझे NG रंगा पुरस्कार भी मिला, जो ICAR का नेशनल लेवल का पुरस्कार होता है। उसके बाद में महिंद्रा समृद्धि अवार्ड नेशनल लेवल का मिला और 16 मार्च 2019 को पद्मश्री अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मिला। इससे मेरे परिवार में नहीं, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे लोगों ने, पूरे क्षेत्र ने मेरा इसमें स्वागत भी किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने, जो मोदी जी सरकार आई है, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सोनीपत जिले के अटेरना गांव के रहने वाले कंवल सिंह चौहान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें एक सक्षम और आदर्श किसान के रूप में जानता है। कंवल सिंह को देश भर में पहचान मिली जब उन्हें खेती में नवाचार के लिए पद्मश्री दिया गया। दरअसल कंवल सिंह की सफलता की कहानी शुरू होती है 1998 से। खेती में प्रयोग तो वो शुरुआत से ही कर रहे थे, लेकिन उनका असली मुनाफा शुरू हुआ जब उन्होंने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। उन्नीस 1958 में बेबीकॉर्न की खेती की शुरुआत की, तब कंवल सिंह अकेले ही किसान थे, लेकिन आज 400 के करीब मजदूर उनके साथ काम करते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं। इसके अलावा वो हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर भी रोजगार दे रहे हैं। किसान समृद्धि योजना जो आई है देश में, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। अब ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो ये लगा हुआ, जो स्वीट कॉर्न हम खरीदते थे 7 रुपये किलो में, हम अब 14 और 15 रुपये किलो की स्वीट कॉर्न खरीद रहे हैं, ताकि पूर्ति करके न दूसरे देश में इसको भेजा जाए। तो इसमें किसानों को आमदनी बढ़ रही है, साथ में पशुओं को हरा चारा मिल रहा है और इसके साथ में विदेशी मुद्रा भी हम कमा कर अपने देश के लिए दे रहे हैं। तो अभी हमें लगता है कि खेती करना
अच्छा लगता है। खेती ही एक ऐसा संसाधन है, खेती करना ही एक ऐसा साधन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को मिल सकता है। अब पीछे यदि हम जाए, अब 25-30 साल पहले तो यहाँ की 80% जनता खेती में ही थी और खेती में ही उनका रोजगार था, और अभी भी सबसे ज़्यादा भारत में संभावनाएं हैं खेती में रोजगार की। कंवल सिंह बताते हैं कि सरकार ने कृषि को लेकर बेहतर पहल की है। पहले अगर वो मंडी से बाहर अपनी फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनकी फल, सब्जियां और गाड़ी जब्त कर लिए जाते थे। लेकिन साल 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। कंवल सिंह कहते हैं कि आज देश के युवाओं को खेती में आगे आना चाहिए और इसे व्यवसाय की तरह लेना चाहिए, जैसा वो ले रहे हैं। किसानों को अपने खेत से निकले उत्पादों को खुद ही प्रोसेस करना शुरू करना चाहिए और इसके लिए वह किसान समूह बनाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कंवल सिंह एक मिसाल है कि खेतीबाड़ी घाटे का सौदा नहीं है। अगर किसान वक्त की मांग के साथ खेती करे तो अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। निश्चित तौर से कंवल सिंह चौहान जैसे लोगों की तरकीब हमारे देश को और आगे लेकर के जा सकती है। आज के लिए द चेंज मेकर्स के सफर में इतना ही। अगली बार कुछ और कहानियों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।